हाय एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं मलेशम सर एंड विशाल सर, जिनके साथ हम बात करने वाले हैं उनकी गेट जर्नी के बारे में एंड गेट एज एन एग्जामिनेशन इंडिया में कैसे ग्रो हो रहा है एंड क्या इम्पैक्ट होगा आगे आने वाले सालों में गेट एग्जाम को विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं विशाल सर से। सर, गेट एक बहुत ही रिप्यूटेड एग्जाम है इंडस्ट्री में। किसी को भी अगर मास्टर्स करनी होती है या फिर किसी को गवर्नमेंट सेक्टर में पीएचडी में जॉब लेनी होती है, तो मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट कि यार आपको टीच करना है गेट के? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि जब भी किसी भी टीचर से आप देखते हो तो बच्चा ये सोचता है कि टीचर के पास कहाँ से मोटिवेशन आया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन एन अकेडमी फ्रॉम 2017, राइट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स ऑफ EC and electrical on an academy. Before that, I cleared very prestigious engineering service examination, which is conducted by UPSC twice. In 2015, my rank was 25, and in 2014, my rank was 98. After that, मुझे ऐसा लगा यार कि मतलब इतने साल प्रिपरेशन करने के बाद, रैंक लाने के बाद, मतलब जो नॉलेज मैंने इकट्ठा की है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बच्चे तक डिलीवर करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जो अक्रॉस द कंट्री बच्चा है वो EC इलेक्ट्रिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन कोर सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा लैग करता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ, क्योंकि आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि इतने सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, बहुत सारे बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट आता है। बच्चे का जब मैसेज आता है कि सर सेलेक्ट हो गया IIT में, तो ऐसा लगता है यार हम वापस से सेलेक्ट हो गए। तो वो जो एक जर्नी होती है ना, वापस से जीने का मौका मिलता है, और ये लूप इनफाइनाइट है। तो इसको हम जितनी बार भी जीना चाहें वो जीना चाहेंगे। तो रही बात इम्पैक्ट की, तो मुझे ऐसा लगता है कि गेट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो एक नॉर्मल या एवरेज कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को IIT तक पहुंचा सकता है। आपको भी पता होगा कि 12th के बाद IIT क्लियर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट गेट का एग्जामिनेशन कंपैरेटिवली आसान होता है। तो उसके थ्रू IIT की जर्नी या IIT के ड्रीम को वापस से फुलफिल कर सकते हैं। एंड सर, अगर एक बात की जाए आपके बैकग्राउंड की, जैसे आपने भी अपने कॉलेज टाइम में गेट दिया होगा, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई एंड अब आप टॉप एजुकेटर हो ऑन एन अकेडमी। तो वो जर्नी के बारे में अगर लोग जानेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा। तो देखिए, लोगों को ये जान के बड़ी हैरानी होती है कि मुझे अपने फाइनल ईयर तक पता भी नहीं था कि गेट का एग्जामिनेशन क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे इतना एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था। और हमारे सीनियर्स भी होते थे जो हमारे कॉलेज में होते थे, जनरली वो लोग कैट, GMAT और ऐसे एग्जाम्स को जनरली प्रेफर करते थे। और हमें भी ऐसा लगता था कि यार गेट कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है जिसको हम लोग कभी क्लियर ही नहीं कर सकते। तो कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते एक ही ड्रीम होता था कि कैसे भी करके इन्फोसिस या TCS में प्लेसमेंट ले लूँ। हमारे कॉलेज में बड़ी कंपनीज आती थी, तो मैं भी इन्फोसिस में प्लेसमेंट लेके चला गया। और इन्फोसिस में मैसूर कैंपस में ट्रेनिंग करते थे, बहुत अच्छा लगता था, नेक्स्ट लेवल का कैंपस था। बट धीरे धीरे डीप डाउन कहीं ना कहीं पे ये फील होने लगा यार कि सपोज मैं रोड पे चल रहा हूँ और मुझसे कोई पूछता है कि भाई तुम्हारी अचीवमेंट क्या है, तुमने क्या हासिल किया आज तक। तो मैं सोचता यार मैं 22-23 साल की एज में मेरी कोई अचीवमेंट ही नहीं है। मैं किसी से बताता भी हूँ कि मैं इन्फोसिस में काम करता हूँ, जनरली सोसाइटी उसको एक अचीवमेंट की तरह ट्रीट नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगा यार कि एक बार एफर्ट देना चाहिए। तो फिर जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैंने अपने घर वालों से भी डिस्कस किया, घर वालों ने भी थोड़ी सी फ्रीडम दी कि हाँ आप ले सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम लेके एफर्ट डाल के जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तो समझ आया कि ये प्रिपरेशन ना कॉलेज में रहते हुए भी हो सकती थी, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट्स हम कॉलेज के बाद ड्रॉप लेके पढ़ रहे हैं। जबकि अगर कॉलेज में किसी ने अवेयर कर दिया होता, किसी ने थर्ड ईयर में बता दिया होता कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं, गेट में से क्वेश्चन आएंगे, आपको पढ़ना स्टार्ट करो, तो कॉलेज में भी बड़ी इजीली उसको किया जा सकता था। तो एक बार वो प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, फिर मैंने UPSC का एग्जामिनेशन दिया, UPSC एग्जाम को क्लियर किया 2 बार 3 बार। तो मैं बच्चों को वही बताता हूँ कि मतलब आप लेट मत करो। आपको सेम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करने के लिए अगर पहले से आपको अवेयरनेस हो तो आप जल्दी कर सकते हो। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं कि आप फाइनल बार ड्रॉप लेकर वो चीज़ें करो। आज तो इतना अवेयरनेस है, इतना कंटेंट अवेलेबल है, इतना एक्सपोजर है लोगों के पास कि आप विद इन द कॉलेज वो सारे ड्रीम्स अचीव कर सकते हो जो लोगों को पहले कॉलेज के बाद 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो दिस इज समथिंग विच एवरी स्टूडेंट शुड एस्पायर फॉर, कि यार कॉलेज के साथ ही साथ होना है वो भी। तो जो आपने बात की ना अवेयरनेस वाली, आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें रियलाइज तब होता है जब आउटपुट आने वाला होता है। या तो हम फाइनल ईयर में होते हैं, देखते हैं कि सबकी प्लेसमेंट्स लग रही है, फिर हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है, ना हमें पता है कि इसके बाद क्या करना है, घर वालों से प्रेशर होता है, उस टाइम पे हम रियलाइज करते हैं। जबकि अगर वही चीज़ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पता हो, एटलीस्ट वो एफर्ट सही डायरेक्शन में चलेगा। बिल्कुल। तो सर, मतलब सेम क्वेश्चन टू यू, जैसे आपने गेट टीचिंग में आया तो कब आपने स्टार्ट किया एंड हाउ हैज बीन द जर्नी? आई हैव स्टार्टेड इन 2009, बट उससे पहले एक सिचुएशन था और टीचिंग में आने के लिए, वो है मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था और उस टाइम में मैं तो बहुत ऐसे बोल सकते हैं आई कैन नॉट अफोर्ड इवन 1 year फी फॉर डिप्लोमा, दैट्स 1000 रुपीज एट वन मोमेंट। तो उस टाइम में ये हो रहा था आई हैव टू लुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि वही है आपको अगर बेस्ट रैंक आया है यू कैन गेट द फ्री सीट।
तो यही है एक अवसर था, और उसकी वजह से मैं सेकंड ईयर से स्टार्ट किया डिप्लोमा में, और डिप्लोमा सेकंड ईयर में कोचिंग मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. आई थिंक यूज्ड टू प्रिपेयर हार्डली 10 hours every day. So I have the terrace and I used to go alone and so लोग देखता था. तो एक दिन ऐसे हुआ है, सो आप पढ़ रहा तो है बट हमको भी पढ़ा दो, साथ साथ में ये भी होता है. तो वहाँ से थोड़ा इनिशिएटिव मिला है. वो बीटेक में भी यही सिचुएशन हुआ था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में किया है बीटेक, तो वहाँ भी यही सिचुएशन था कि जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो सकता पूरी फैमिली होगा और टॉपर्स भी हो, इसलिए उनको मिला है एडमिशन. तो वहाँ पर एक ऐसे एनवायरनमेंट बना है, तो म्यूचुअल डिस्कशन, उनको पढ़ाना और मुझे भी सीखना है, तो एक ऐसा सिचुएशन मिला है. तो वहाँ पे टीचिंग इंटरेस्ट मिला है. मैं आईआईटी करने के बाद भी मैं टीचिंग में आया है, एक ही इंटरेस्ट है, तो जो शुरू से था वो, तो इसलिए मुझे बेस्ट जो है, तो गेट का जो मैं थर्ड ईयर में रैंक निकाला, तो उसी टाइम में थोड़ा आया यार, गेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, जो पढ़ता है उनको रैंक निकलता है, राइट. तो वो है, तो इसलिए मैं गेट जर्नी स्टार्ट किया 2009 तुरंत एमटेक के बाद, और उस दिन से लगभग सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा है मोस्टली, राइट. ये अनअकैडमी सेकंड टाइम ज्वाइन किया है, राइट. तो बहुत अच्छा लगता है बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना और उनको गाइड करना. उनकी जर्नी में हम भी एक ऐसे होता है फैमिली में, पेरेंट्स जैसे हमको फ्रेंड जैसे ट्रीट करते हैं, राइट. तो वो एक ऐसे सिचुएशन है, हमको हमेशा वो याद रखेगा चीज. जिसके साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया, मतलब Right. आप उसकी वीडियो देख रहे हो, 1-1 घंटे की लंबी वीडियो देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में एज अ पार्ट ऑफ फैमिली ही बन जाता है कहीं ना तो कहीं. ऐसे ही बात करता है, जब भी रैंक आया है तो कॉल करके बोलता है सर हम यहाँ ज्वाइन करने वाला है, तो बहुत ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता है ना. तो जिंदगी भर ऐसे होता है यार, यही करना चाहिए हमको. सर वो कनेक्ट बिठाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के साथ. एंड लाइक आपने वो वाला जीवन जिया है, मतलब यू स्टार्टेड फ्रॉम वेरी जीरो एंड यू हैव रीच्ड अ सर्टेन पार्ट. एंड बहुत सारे लोगों की वही जर्नी होती है कि एक ऐसे पॉइंट पे वो कंफ्यूज्ड है, वो डीमोटिवेटेड है, उनको पता नहीं है उनको लाइफ में क्या करना है, राइट. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स क्या होना चाहिए, मतलब चाहे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो कुछ और सोच रहा है अपने करियर के बारे में, तो क्या ऐसी चीज है जो उसको दिमाग में रखनी चाहिए जिससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा? दो चीज़ है. कुछ लोग ऐसे बिना अवेयरनेस के साथ डिसीजन ले लेते, तो वहां पर बहुत दिक्कत होगा, क्यों आपको पता नहीं होगा, तो वो क्रैक कर सकते नहीं कर सकते. यू विल वेस्ट द टाइम फॉर 1 or 2 years, देन यू विल टेक द अनदर डिसीजन. कुछ लोग ऐसे अवेयरनेस के साथ जाते हैं, तो मुझे पढ़ना है, यही से पढ़ना है, इन लोग से ही पढ़ना है, तो उन लोग बिल्कुल क्लियर है रास्ता. बट प्रॉब्लम यहाँ आता, लगभग 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको ये नहीं पता कहाँ जाना है, क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट्स मिलता है, तो बट वहाँ अटेम्प्ट करने के बाद भी उनको जॉब नहीं आता है. और नेक्स्ट तो गेट प्रिपेयर करता 1-2 साल, उसके बाद भी दिक्कत होता है. क्यों? इट्स अनडेडिकेटेड, एक ऐसे बोलते हैं ना, यार हाँ फोकस नहीं है और डेडिकेशन भी नहीं है उसके अंदर. तो बहुत लोग एग्जाम लिख रहे हैं, तो हम भी लिख रहे हैं, प्लेसमेंट अटेंड कर रहे हैं, तो हम भी अटेंड कर रहे हैं. बट जब सामने अपॉर्चुनिटी है, व्हाई डोंट यू एनालाइज दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, है ना. उनके लिए बहुत सारे फैकल्टी है, एजुकेटर है, गाइड करने के लिए. तो ये आपके सामने इतने, इसलिए अनअकैडमी एक ऐसे प्लेटफॉर्म है, फ्री क्लासेस भी है. हम हमेशा साथ में आके ये गाइडेंस भी देते हैं यूट्यूब में और फ्री क्लासेस में. यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रैकिंग दिस थिंग्स. सर जैसे कि हम गेट की बात कर रहे हैं, तो हर चीज़ का ना कुछ एक ट्रेंड होता है. किसी चीज़ का एक बार अप ट्रेंड होता है, फिर डाउन ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है. एंड आपने काफ़ी टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हो, तो आप कैसे देखते हो गेट एज एन इंडस्ट्री की ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू लोगों के अंदर मोटिवेशन है नहीं है? ऐसे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज देखते हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बच्चे सोचते हैं कि यार सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, एआई वुड कम, राइट. तो आप क्या इम्पैक्ट देखते हो गोइंग फॉरवर्ड कि यार गेट वाली कैटेगरी में होने वाला है? एक्चुअली एक बहुत फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उनके बारे में शायद लोगों ने सुना होगा. तो वो बोलते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी. तो असल में गेट के एग्जामिनेशन में क्या होता है, 4 ब्रांचेस हैं, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस. इनकी एक साइकिल चलती है. जैसे कि किसी सर्टेन 2-3 ईयर्स में होगा कि सीएस के बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के बच्चे एक सर्टेन थोड़े से कंपैरेटिवली कम बच्चे होंगे. तो जिस ब्रांच में बच्चे कम होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार गेट का तो स्कोप खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी ब्रांच में तो बच्चे ही नहीं. जबकि अगर देखा जाए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कम बच्चों में बीट करके, क्योंकि आप सेम आईटी में जाने वाले हैं. तो जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो 2014 में अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख बच्चा अपीयर होता था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में. अभी अगर उस 2 लाख बच्चे में आप 500 रैंक लेके आते हो, तो आप आईआईटी कानपुर पहुंचोगे, आईआईटी बॉम्बे पहुंचोगे. अभी वो बच्चा घट के हो चुका 40,000.
40,000 में भी अगर आप 500 रैंक लेके आओगे तो अभी भी IITs में VLSI ब्रांच चल रही है, कम्युनिकेशन ब्रांच चल रही है, बहुत सारी मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांचेस है जो चल रही हैं। तो अभी 40,000 बच्चों में कॉम्पीट करना ऑब्वियसली आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सैम्पल स्पेस काफ़ी कम हो गया वहाँ पे। अभी CS में क्या बच्चा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली CS में जब बच्चा ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, बट बच्चे इसको नेगेटिव लेता है। बच्चे को लगता है CS में सबसे ज़्यादा बच्चा है तो मतलब CS वाले बच्चों में गेट में अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, EC वालों की नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप अगर IIT कानपुर, IIT बॉम्बे जा रहे हो तो अगर आप एक बार IIT चले गए, IIT का आपके ऊपर टैग लग गया तो इट्स लाइफ टाइम टैग, उस टैग को फिर कोई हटा नहीं सकता। आज से अगर 50 साल बाद भी कोई गेट का रिजल्ट खोल के देखेगा तो सपोज आपकी 23rd रैंक, 23rd नंबर पे आपका ही नाम रहेगा वहाँ पे। तो दिस मैसिव अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलती है। और मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस से थे, जिन्होंने IIT बॉम्बे गए, IIT बॉम्बे जाने के बाद सैंडिस्क, इंटेल जैसी कंपनीज में मतलब जॉब किया उन्होंने, मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो बताते कि हमारी जो पूरी की पूरी फैमिली हायरार्की चली आ रही थी, जो जनरली लोग मिडिल क्लास को करते थे, हम सर उसको अपर क्लास में लेके आए। तो आप सोचो कि एक सिंगल एग्जामिनेशन से आप जो पूरी हायरार्की चली आ रही, जो पूरी लेगेसी चली आ रही है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और रही बात ट्रेंड की, तो गेट का एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लगता है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें सबसे आसान होता है उसको क्रैक करना। सर अगर बात की जाए, गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे टफ सब्जेक्ट की इमेज किसकी बनी हुई है? कंप्यूटर साइंस में अगर बात किया है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होता है बहुत सारे बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। ऐसे कंप्यूटर में सारे सब्जेक्ट्स ऐसे लगता है कनेक्टेड है एक लेवल तक। जैसे पहले कनेक्टिविटी बात किया है तो सबसे पहले बच्चे को आना चाहिए मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, कि यही अवेयरनेस बनाएगा इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए आपको, बेसिक थिंग्स। अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का स्किल्स बनाए तो उसके बाद जब कंप्यूटर साइंस को कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है तो डिजिटल लॉजिक आएगा, और मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कवर करना चाहिए साथ साथ में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है डिजिटल लॉजिक होगा, कि वही से सर्किट को बिल्ड करना, जो भी करना है 0-1 से कैसे इंटरेक्ट करना, तो सब वहाँ सीखेंगे लोग। कि इलेक्ट्रिकल तो वैसे भी नहीं पढ़ सकते, गेट में नहीं है, तो अगर बीटेक में पढ़ लिया तो भाई वो भूल जाएंगे। सो फर्स्ट सब्जेक्ट टेक्निकली बात किया तो डिजिटल लॉजिक, और उसके बाद साथ साथ में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे दिक्कत होगा क्या, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम डिफिकल्ट लगता है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। तो यही है। तो डिजिटल लॉजिक अगर थोड़ा भी वीक होगा तो सीओ में कुछ टॉपिक दिक्कत होगा, जैसे एलएलयू डिजाइन होता है और पाइपलाइनिंग जो भी हो। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम बात आया तो वहाँ पर पेजिंग एंड सेमाफोर्स, बट सेमाफोर्स के लिए क्या है, थोड़ा प्रोग्रामिंग नॉलेज भी होना चाहिए, तो वो बाद में आएंगे कनेक्टिविटी में। तो सीओ एंड वॉइस के बाद आएगा तो कंपाइलर एंड प्रोग्रामिंग, तो वो प्योर ऐसे सब्जेक्ट है। प्रोग्रामिंग कंपाइलर बहुत जरूरत है कंप्यूटर साइंस एंड मशीन लर्निंग और डीएस लोग के लिए, कि प्रोग्राम लिखना चाहिए इनको थोड़ा। और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात किया है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स एप्लीकेशन लेवल है। तो इसके बाद तो CN, DBMS और सारे कनेक्टेड एप्लीकेशन लेवल। तो इसमें मेनली CO, CN, OS, कुछ लोग को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये चारों सब्जेक्ट इसलिए कनेक्टेड समझ नहीं आता, तो रैंडमली पढ़ते, कभी कभी फर्स्ट ईयर से जो स्टार्ट किया है, हाँ सेमेस्टर में लास्ट 1 वीक में पढ़ के एग्जाम निकलता है, और गेट में आया तो रैंडमली स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ दिक्कत हो। अगर बीटेक में एवरी सेमेस्टर में सही पढ़ लिया तो गेट में कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों? नॉलेज है, अवेयरनेस है। अगर बीटेक सही से नहीं किया तब ये सीक्वेंस को फॉलो करें तो मजा आएगा सब्जेक्ट में। तो सर जैसे कि यू आर टीचिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म में, तो बहुत सारे बच्चे आपको जानते हैं, उसके अलावा आपकी एक पर्सनल लाइफ है जिसको आपको मैनेज करना है। तो इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं बैलेंस करना है। तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कई सिचुएशन में कि ये बैलेंस कैसे बनाना है। तो हाउ डू यू मेक दैट बैलेंस? सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि अगर आपको एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बनना है तो ये एक स्किल है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के दो रेल की अलग अलग पटरियाँ, और दोनों पे आपकी गाड़ी चलनी चाहिए। आप एक के चक्कर में दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट देख रहे होंगे ऑब्वियसली वो मैरिड नहीं होंगे, तो आपको अलग से एग्जांपल दूँ। सपोज आपकी गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया, तो ऑब्वियसली किसी ना किसी मेंटल लेवल पे आपको इम्पैक्ट करता ही करता है। बट यू हैव टू बी स्किल्ड इनफ, यू हैव टू बी ट्रेन्ड इनफ नॉट टू कॉम्प्रोमाइज योर प्रिपरेशन, वर्क एथिंग एंड एवरीथिंग। वो आपका चलना चाहिए। तो जिस दिन आप इस लेवल की एक्सपर्टीज डेवलप कर पाओ कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, सपोज हो सकता है किसी दिन आपकी मदर की तबीयत खराब हो, तो हम सभी डिस्टर्ब होते हैं उस चीज़ को लेके, बट वहाँ पे भी आपको टाइम देना है, बट नॉट वाइल कॉम्प्रोमाइजिंग कि आप अपना वर्क कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो, या फिर आप जस्ट उसको एज एक्सक्यूज ट्रीट कर रहे हो कि यार आपको पता है यार आप काम कर सकते थे, आपके पास टाइम था 6 घंटे का, बट आपने उसको ऐसे एक्सक्यूज ले लिया कि यार चलो ठीक है आज मैं ये एक्सक्यूज ले लेता हूँ और आज मैं काम नहीं करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि
ये एक ऐसी स्किल है जो प्लानिंग से आती है। हमें से ज़्यादातर लोग चीज़ें प्लान नहीं करते हैं, हम रैंडमली करते हैं चीज़ें कि अच्छा चलो गेट की तैयारी करनी, रैंडमली करेंगे, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी ये पढ़ लिया। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सोच रहे हैं तैयारी करनी है, फिर 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट करें, बिकॉज वी डू नॉट प्लान। दैट इज वाई वी फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ बैलेंसिंग द लाइफ एंड ऑल। अगर आप प्लान करके चीज़ें करते हो तो आपको पता है मुझे सुबह 9 बजे बैठना है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा कहीं घूम भी सकता हूँ, मैं ट्रैवल भी कर सकता हूँ। और मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ बैलेंस करना बहुत आसान है। आप देख सकते हो आपके सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, शाहरुख खान है, विराट कोहली है, बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं जो हमसे कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, स्टिल दे एंजॉय देयर लाइफ, क्योंकि वो प्लान करके चलते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करते हैं। तो एक दिन में नहीं होगा, ये एक ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको अपने माइंड को, बॉडी को ग्रेजुअली धीरे 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 करके ट्रेन करना पड़ेगा। अपने आप को इमोशनल क्वोशेंट थोड़ा लोअर साइड में लाना पड़ेगा। और ये चीज़ याद रखिए कि जो काम ज़रूरी है वो करना ही पड़ेगा, और आपके अलावा वो काम कोई और करने आएगा नहीं। तो ये एक पार्ट है जिसको आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि काम के साथ साथ एंजॉय करने के लिए अलग से टाइम कभी आपको नहीं मिलेगा यार चलो आप 2 महीने एंजॉय करके आओ। यू हैव टू एंजॉय व्हाइल वर्किंग, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड डेवलप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बच्चा एक सोच लेता है कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया, उसके बाद मैं एंजॉय करूँगा। वो तो एक लूप है, मतलब वो उससे आप बाहर कभी आ ही नहीं पाओगे, वो टाइम आता ही नहीं करता। वो तो जर्नी ही है जिसको तुम बिल्कुल, यू शुड एंजॉय द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। सर यू रिसेंटली ज्वाइंड अन अकेडमी, राइट? तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को चाहिए, बहुत सारे लाइक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, थिंग्स आर चेंजिंग राइट विद टाइम। तो क्या ऐसी चीज़ है जो यू विल बी ब्रिंगिंग टू अन अकेडमी टेबल बाय योर स्टूडेंट्स? I and my team, whole CS and DA team, so we have planned very well before joining to an academy. So ऐसे चीज़ें हम अब तक नहीं किया है, जैसे बच्चे को जो बीटेक में है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर और पास्ट आउट, और इनके अलावा सीएस बच्चे भी नहीं है, ऐसे डीए के लिए, बाकी सारे ब्रांचेस के लिए भी है ना, एक ही प्लेटफॉर्म में और एक ही गोल के अंदर हम ऐसे कोर्सेस लाने वाला है। हो सकता है वो प्लेसमेंट के रिलेटेड है, हो सकता है वो गेट एग्जाम के रिलेटेड है, और हो सकता है जो सेमेस्टर की मैचिंग भी हो। तो इतने सारे वेराइटीज एक गोल के अंदर, और वो भी सेम सब्सक्रिप्शन के अंदर हम प्लानिंग करा है। बट अब तक कोर्स लॉन्च नहीं किया, बट जब करेंगे बच्चे को दिख जाता है। और उस टाइम में बच्चे ऐसे होता है, अभी सेमेस्टर एग्जाम आया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम उस टाइम में भी गाइड करने वाला है। तो ऐसी चीज़ें हम हमेशा 1 साल सब्सक्रिप्शन लिया है, पूरा साल हमारे साथ जैसे घर में रहते हैं, हम हमारे साथ हर दिन उनसे इंटरेक्ट करेंगे। सर जैसे कि आप ऑलरेडी अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं एंड आपको काफ़ी टाइम हो गया है पढ़ाते हुए, तो नए टीचर्स आ रहे हैं अन अकेडमी में, तो क्या ऐसी चीज़ है, मतलब हमें हर किसी से सीखना चाहिए? कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप नए टीचर्स के आने से सीखेंगे या अन अकेडमी और बेटर हो पाएगा? मतलब लर्निंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और रही बात इन सारे टीचर्स को, तो सबको मैं पर्सनली बहुत पहले से जानता हूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग। और सारे अपने डोमेन के लेजेंड टीचर्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे टीचर्स ने अपना कंटेंट खुद डेवलप किया है। 2 कैटेगरी ऑफ टीचर्स होते हैं, एक टीचर्स होते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग टीचर का नोट्स लेके उस नोट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया। आप कभी भी वो नोट्स लेके ना बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो डिलीवरी कभी आएगी नहीं आपकी। मगर इन सारे टीचर्स को हम पर्सनली जानते हैं, उन्होंने खुद से कंटेंट अपना डेवलप किया है, वही डिलीवर कर रहे हैं सालों से। और आज भी उस कंटेंट को इम्प्रूव करने की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि 5-6 साल पढ़ाने के बाद एक ईगो फैक्टर आता है कि भाई मैं अपना कंटेंट क्यों इम्प्रूव करूँगा, बट स्टिल दे बिलीव इन इम्प्रूविंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े टीचर्स अगर ये चीज़ बोलते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी जितने भी कम्युनिटी स्टूडेंट्स की उनका बेनिफिट होता है। और टीचर्स तो खैर नेक्स्ट लेवल है। बाकी रही बात मेरी, तो मैं सब लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। इनफैक्ट मैं डिस्कस भी करता हूँ, कुछ सब्जेक्ट्स हमारे कॉमन भी हैं, तो वी डिस्कस द थिंग्स। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी और एक वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए हमेशा से था और हमेशा से ही रहेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोल दूँ कि अगर सब लोग अन अकेडमी पे आएंगे, सब पहले भी रह चुके हैं, तो द मैनेजमेंट ऑफ अन अकेडमी इज़ वेरी वेरी मैच्योर। मतलब वो आपको फ्रीडम देता है, वो समझता है डीएनए टीचर का क्या होता है। दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज नॉट लाइक ए 9 to 5 जॉब कि आप गए और आप वहाँ पे काम करके चले हैं, बिकॉज टीचिंग लाइव इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप गलत नहीं पढ़ा सकते। आप 2 घंटे का जो आपका कॉन्सेंट्रेशन फोकस होता है वो मे भी किसी अदर जॉब से ज़्यादा होता है। दिस इज समथिंग विच आई बिलीव। तो अन अकेडमी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझता है और कोई अनड्यू प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालता है कि नहीं भाई आप यही करो, आप ये नहीं कर सकते। आपके पास फ्रीडम, आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हो लीजिए, यूट्यूब पे लेना चाहते हो, प्लस पे जो भी आपको कोर्सेज लॉन्च करने आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। यू डू नॉट हैव टू बाय मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस फॉर एवरी पॉसिबल कोर्सेज। सो दिस इज समथिंग विच आई कैन इंश्योर।
ग्रेट आई थिंक मतलब जब लोग और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो एट द एंड गोल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, सभी उसी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई बिलीव दिस कन्वर्सेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल। जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उनको जानने को मिली होंगी फ्रॉम योर जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू Thank you so much. Thank you.